राजेश एक बहुत ही मेहनती आदमी था और उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली थी जिसमें कमाने वाला सिर्फ वही था। तो उसे जितना हो सकता था उतना काम करना था जिससे कि वो अपनी फैमिली का अच्छी तरीके से पेट भर सके और जो भी खर्चे हैं वो चला सके। और इन्हीं पैसों की तलाश में वो तरह तरह की नौकरियां करता रहता था और उनमें से ज़्यादातर नौकरियां जो होती थी वो लेबर टाइप की होती थी जिनसे इंस्टेंट पैसे मिल जाया करते थे। जो आज का आज मिल गया कल का कल मिल गया वैसे। अब धीरे धीरे टाइम बीता और राजेश को पास के ही शहर में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी का ऑफर मिला और पैसे भी उसको इतने मिल जा रहे थे उसमें जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा खर्च चल जाएगा। और जब ये उसको ऑफर मिला उसने फटाफट इसके लिए हाँ कर दिया और घर पे सब कुछ बता के अपने शहर में जाके रहने लग गया। और कंपनी जो थी ना वो अभी उसकी बिल्डिंग बन रही थी तो कंपनी ने रहने का भी जो सब व्यवस्था थी ना वो बिल्डिंग में ही कर रखी थी जिससे कि गार्ड है वो तो कोई भी सामान रात में कोई चोरी ना करे और कोई इधर उधर की चीज़ें ना हो इसलिए। तो यहाँ पर राजेश था और उसके साथ में एक और गार्ड था जिसका नाम मोहन था। ये दोनों गार्ड रात में रहा करते थे और जो भी कंस्ट्रक्शन का काम था वो सब भी देखा करते थे। अब राजेश और मोहन ज़्यादातर साथ में खाना पीना ड्यूटी करना तो इनका जैसे रूम पार्टनर का जैसा हिसाब किताब हो गया था। अब शुरू में दिन में भी ये अपनी देखता रहता बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह और सो जाता और रात में प्रॉपर जग के अपना गार्ड का काम करता। अब एक दिन राजेश और मोहन दोनों जग रहे थे और ऐसी बातें होने लग गई और बातें करते करते इनको काफ़ी टाइम हो गया और इन्हें याद आया कि इन्होंने भी तो कुछ खाया भी नहीं है, दोनों भूखे थे। तो मोहन ने फटाफट ऐसे सोचा कुछ बना लेते हैं और फिर खाते हैं दोनों साथ में बैठ के। और बातों बातों में जगह ज़मीन की बात होने लग गई कि यहाँ पे और ये मतलब पहले कब्रिस्तान था, इसके ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं ये लोग और शहर इतना फैल रहा है कि इतने पेड़ कट गए। ये सब नॉर्मल बातें चल रही थी इनकी। इसी बीच में खाना पीना बन गया। अब खाना खाने बैठे ये तो राजेश का और मोहन का फेस एक दूसरे के आमने सामने था और जैसे ही दोनों ने खाना खाना शुरू किया ना मोहन एकदम से राजेश को देख के आंखें बड़ी करके एकदम चौंकाने वाली आंखें खोल के बस देखता ही रह गया। तो राजेश ने मोहन से पूछा कि क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रहे और ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या देख लिया तुमने ऐसा। तो मोहन बहुत डर के बोलने लग गया, वो तुम्हारे पीछे कोई था, अभी गया यहाँ से। और उसकी आवाज़ बहुत नर्वस थी, बहुत नर्वस। तो राजेश ने बोला अच्छा तुम मुझे कब्रिस्तान की स्टोरी इसलिए सुनाए थे ना कि तुम मुझे डरा सको, अब मैं समझ गया, कोई नहीं है वहाँ पे, ठीक है चुपचाप खाना खाओ, सब समझता हूँ मैं। अब मोहन की इस बात को राजेश ने टाल दिया और राजेश अपना चुपचाप खाना खाने लग गया और मोहन एकदम से ना शांत सा हो गया जो कि अभी कुछ देर पहले अच्छी खासी बातें कर रहा था। और इसी बीच में ना जब ये इंसिडेंट हुआ उसके कुछ देर बाद बिल्डिंग की एकदम ऊपर से कहीं से आवाज़ आने लग गई जैसे कोई बहुत सारा सामान उठा के इधर उधर रख रहा हो और सामान जैसे बिल्कुल ही कोई मिट्टी उठा रहा है कि ईंटें उठा रहा है। बिल्कुल साफ आवाज़ समझ में आ रही थी बट क्या था कौन था ये पता नहीं। तो मोहन ने राजेश को बोला कि यार मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो राजेश ने बोला यार कुछ गड़बड़ नहीं है। मोहन ने बोला आवाज़ सुन, ऊपर से साफ आवाज़ आ रही है, कोई ऊपर है बिल्डिंग में, हमें चल के देखना चाहिए। राजेश ने बोला चुपचाप बैठो यार, ऊपर बिल्डिंग में कौन सा इतना कीमती सामान रखा हुआ है, यहीं पे ठीक है ना, अभी कोई आएगा नीचे, जो भी गया होगा नीचे से जाएगा ना, तब पूछ लेंगे, क्या पता कोई मजदूर ही ऊपर रह गया, चुपचाप बैठो यार यहीं पे। ऐसा बोल के दोनों लोग आपस में ऐसी बातें करने लग गए। अब एक रात बीत गई, उस दिन इतना कुछ खास असर नहीं हुआ और धीरे धीरे इनको ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए। अभी बस हल्का फुल्का एनकाउंटर होता लेकिन राजेश के सामने भी कुछ क्लियर बात नहीं आई थी। अब ऐसे ही एक दिन मोहन राजेश दोनों बैठे हुए थे। अब फिर वही एकदम सेम सीन हुआ लेकिन हुआ क्या, इस बार राजेश और मोहन आमने सामने बैठे थे और कोई सी ऐसे छाया सी आई जो राजेश को क्रॉस करता हुआ मोहन की एकदम पार से निकल गई, ऐसा बिल्कुल पार से। और मोहन ये देख के बहुत तेज डर गया क्योंकि वो छाया जो भी थी उसने जस्ट अभी इन दोनों को क्रॉस किया था। ये बिल्कुल भी पॉसिबल चीज़ नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई दूसरा आदमी था कि चलो उसकी परछाई पड़ रही होगी, कुछ नहीं था इन दोनों के सिवा। तो मोहन ने राजेश को बोला कि यार देखा, मैंने कहा था, तुमने इस बार उसको देखा, वो तुम्हें क्रॉस करके गया यहाँ से। तो राजेश ने बोला यार कौन है, कौन क्रॉस कर गया, मैं तो किसको नहीं देखा। तो मोहन बोला अरे चलो एक काम करता हूँ, तो मैं पीछे दिखाता हूँ जहाँ से वो निकलता है हर बारी। पीछे एक दीवार थी जो अभी मतलब ऐसे टूटी सी थी आधी आधी और वहाँ पे ये गए, जो वॉल थी उनको अच्छे से उन्होंने देखी, वहाँ पे कुछ नहीं दिखा और एकदम प्रॉपर वॉल थी, कोई चीज़ नहीं। राजेश फिर एकदम से हंसने लग गया, बोलने लग गया अच्छा
यहीं से निकल के गया है ना वो। मैं समझ गया, मैं समझ गया। कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा ये सब कहानियाँ पढ़ते हो लगता है भूत प्रेत की, इसलिए तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, मुझे तो कोई नहीं दिखता। और चुपचाप अपना काम करो, अब तुम बहुत पागल बना चुके हो। फिर मोहन ने कहा कि तुम एक बार इस वॉल पे हाथ लगाओ, देखो कितनी ठंडी है ये दीवार। और इतनी ठंडी यहाँ पे कोई दूसरी दीवार नहीं है, पक्का कोई कनेक्शन है इसका इस दीवार से, और ये हर बार यहीं से क्यों निकलता है। फिर राजेश को इसकी बात कुछ समझ में नहीं आई खास। उसने बोला चलो ठीक है यार, हो सकता है कोई होगा, मुझे महसूस नहीं हुआ तो मैं नहीं जानता। और इनका वो रात भी अच्छे से कट गई। अब बस राजेश का और मोहन के बीच में सिर्फ इतना फर्क था कि मोहन को वो सामने से जाता था दिखता था, लेकिन राजेश को सिर्फ डरावने सपने और वो होता है ना जैसे स्लीप पैरालिसिस टाइप का, वो सब फील होता था। बस ये डिफरेंस था। लेकिन राजेश मानता नहीं था इस चीज़ को, वो सपना मान के भूल जाता था कि चलो ठीक है सपना होगा। अब राजेश ने ऑफिस में एक दिन की छुट्टी ली अपने, क्योंकि उसको किसी काम से घर जाना था, और बस मोहन उस साथ अकेला था वहाँ पे। और मोहन के साथ में कोई हो इसलिए कंपनी ने कोई दूसरा बंदा अरेंज कर दिया। और आज रात मोहन अपने घर पे था और ये दो यहाँ पे बिल्डिंग में थे। अब वो रात के बाद में जैसे ही राजेश लौट के आया ना अपने जो बन रही बिल्डिंग थी यहाँ पे, वो देखता क्या है कि मोहन के साथ जो दूसरा बंदा था ना, वो एकदम अजीब तरह से पूरा अकड़ा हुआ लेटा है, और उसका आधा शरीर जो था ना वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो बस आंखें नचा रहा था और बस किसी जगह पे इशारा कर रहा था, शायद वो उसी दीवार के साइड इशारा कर रहा था। अब मोहन राजेश को बताया करता था कि यहाँ से कोई निकल के अभी गया हुआ है। तो जैसे राजेश ने सब कुछ देखा वो एकदम से घबरा गया और मोहन को पूछने लग गया कि हुआ क्या, सब कैसे हुआ, और कल ही आया था ये एकदम से, इसके साथ में क्या हुआ। तो मोहन ने बताया कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा था कि ऊपर से आहट आ रही है, ऊपर से शोर आता है, किसी के होने का महसूस होता है, लेकिन तुमने मेरी बात एक बार भी नहीं मानी। और हम जब कल रात में यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, हम दोनों को वही आहट सुनाई पड़ने लग गई, और इस बार साफ साफ सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की आवाज़ भी आ रही थी। तो हमें लगा पहले कोई मजदूर होगा, और क्या पता जो हम पहले सोचते थे, तो मैं वैसे ही लापरवाही करके बैठ गया। मैंने दूसरे वाले बंदे को भी बोला कि तुम बैठ जाओ, लेकिन दूसरे बंदे को पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसने मुझे ये बोला कि ये तो मेरे पापा की आवाज़ है, और 3 बारी नाम लेके उसका किसी ने बुलाया उसे, और मैं उसको मना करता रहा मत जा मत जा, लेकिन वो ऊपर चला गया। और जैसे ही वो ऊपर गया, वहाँ पे उसकी फैमिली मेम्बर, जैसे पापा बताया उसने, वैसा कोई भी नहीं था। बस वो इतना बता पाया कि वो आदमी बहुत खतरनाक सा दिख रहा था। उसका चेहरा, उसके बाल, उसके नाखून, उसके हाथ, पूरा एकदम बताया जा नहीं सकता, इतना डरावना था वो जैसे कोई एकदम किसी को जला के मिट्टी में दफना देना उस टाइप का, और बड़ा गंदा था। उसके दांत आधे टूटे हुए थे और उसकी जीभ पूरी बाहर निकली थी। बड़ा डरावना था वो, और उसको देख के ना ये पीछे हटने लग गया। और जैसे जैसे ये पीछे हटा, बिल्डिंग अभी बन रही है तो आगे कोई दीवार नहीं थी, और इसका पैर स्लिप किया और ये डायरेक्ट नीचे आ गया। और उस दिन के और उसके बाद से ये ऐसे ही मतलब पड़ा हुआ है, सिर्फ इशारों में बातें कर रहा है, पूरी बात बोल नहीं पा रहा। राजेश बस ये सोच रहा था कि उसको ऐसा कोई ऐसे लाइव एनकाउंटर नहीं हुआ, उसको सिर्फ सपने आए डरावने, और उसको नींद में महसूस हुआ कई बारी कि कोई उसके ऊपर चढ़ के बैठा है, कोई उसका गला दबा रहा है, लेकिन उसने कभी ऐसा एनकाउंटर नहीं किया। और वो मन ही मन खुद को खुश हो रहा था सोच के ये कि अच्छा हुआ मैं एक बार भी देखने नहीं गया ऊपर कौन था, अगर मैं चाहता तो क्या पता आज उसकी जगह पे मैं होता। खैर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ जो तीसरा बंदा था उसके साथ में, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है वाली बात है। अब राजेश ने पैसे का लालच छोड़ा और उस कंपनी से जॉब स्विच करके दूसरी जगह छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, क्योंकि अगर उसकी जान रहेगी तो वो अपने घर वालों के लिए कमा पाएगा। और ऐसे ही भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गया तब तो बेचारी की ज़िंदगी ऐसी खटिया पे बीत जाएगी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब तक भूत हमें डिस्टर्ब नहीं करता, हमें भूत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वरना फिर दोनों में ना आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। निष्ठा और अंकुर दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते थे, और इनके रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, और इसी चीज़ को देखते हुए इनके घर वालों ने इनकी शादी करवा दी। और इसके बाद जब ये शादी वगैरह करके वापस अपने शहर आए तो इन्होंने साथ में रहने का डिसाइड किया, और इसी के चक्कर में अंकुर ने जल्दबाजी में एक फ्लैट ले लिया। और इस फ्लैट का रेट जो था वो बाकी फ्लैट से काफ़ी ज़्यादा कम था, और अंकुर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा कि चलो इतना सब कुछ ढूंढा, सब कुछ देखा,
कहीं तो मेहनत रंग लाई और इतना कम रेट में हमें इतना अच्छा फ्लैट मिल गया। और वो फ्लैट सच में काफी ज्यादा अच्छा था। वो 3 BHK फ्लैट था, साथ में अलग थोड़ा सा स्पेस दे रखा था, सब कुछ बहुत अच्छा था और लोकेशन भी काफी ज्यादा सही थी। मतलब बिल्डिंग्स इतनी अच्छी अच्छी बनी थी, उनके बीच में एक ये फ्लैट बहुत सही था। और रात में जब बैठो यहाँ चिल करने तो बहुत सही लगता था। यही सब देखते हुए अंकुर ने फ्लैट लिया था। अब ये लोग साथ में शिफ्ट हुए और दोनों ही काम करते थे, तो इन्होंने घर में एक काम वाली का इंतजाम करवाया, वो हायर कर ली और उसके सहारे इनका काम काफी ज्यादा अच्छा चलने लग गया। दोनों थक हार के ऑफिस से आते और 1-2 घंटे बाद मेड आती, फटाफट खाना वगैरह बना के इनको दे जाती और इनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जो निष्ठा थी उसको एक बहुत बड़ी दिक्कत थी उस मेड से, और वो दिक्कत ये थी उसका जो बेटा था, वो बहुत ज़्यादा शैतान था। मतलब हर चीज़ में छेड़छाड़ करता था। जब तक उसकी मम्मी काम करती वो दूसरे रूम्स में चला जाता, वहाँ सामान उठाता, कभी कुछ इधर करता कभी कुछ उधर करता और कभी कुछ ना कुछ सामान का नुकसान करता रहता था। लेकिन निष्ठा और अंकुर दोनों को पता था कि बड़े शहरों में मेड मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर ये चली जाएगी दूसरी कब तक मिलेगी, क्या होगा कुछ पता नहीं, और उस बीच में घर कैसे हैंडल होगा। तो इन सब वजहों से इन दोनों ने कभी उस मेड को कुछ कहा ही नहीं। दोनों आराम से अपना जाते, इन सब चीजों को टॉलरेट करते और शाम को अपना खाना ना खा के आराम करते। अब ऐसे ही एक दिन निष्ठा और अंकुर ऑफिस से आए और थोड़ा बहुत चाय नाश्ता किया और उतनी ही देर में जो मेड थी वो भी आ गई। अब जब मेड आई तो मेड के साथ में उसका बच्चा आया, और वो बच्चा जब तक अंकुर और निष्ठा छत पे बैठ के थोड़ा बहुत टाइम अपना एंजॉय कर रहे थे, इनके रूम में जाके निष्ठा का सारा मेकअप का सामान तोड़ ओड़ के आ गया। मतलब लिपस्टिक को आधा दीवार पे लगा दिया, जो काजल वगैरह होता है वो तोड़ दिए, कॉम्पैक्ट पाउडर जो कुछ उसको मिला, मतलब उसने पूरा सामान एकदम तहस नहस कर दिया। बड़ा बेकार सा रूम कर दिया, एकदम बिस्तर पे सब कुछ लगा दिया, हाथ से जो कुछ हुआ पोंछ दिया। तो एक्सट्रीम लेवल पे हो गया। अब जैसे ही निष्ठा नीचे उतर के आई, सब देखा उसने रूम में अपने फैला हुआ, और वो बच्चा अपने चेहरे पे सब कुछ लगा के बैठा हुआ था। आधा पूरा मुंह लिपस्टिक से रंग रखा है, काजल कहीं पे भी पूरे मुंह पे लगा दिया। अब बड़ा ही उसने अजीब सा बना लेता अपने आप को। और निष्ठा ने जैसे उसको देखा, निष्ठा को बहुत तेज गुस्सा आया कि कितना बदतमीज है। लेकिन अब बच्चा था और वैसे भी मेड का बच्चा था, कुछ कहती तो मेड चली जाती गुस्से में, तो निष्ठा ने कुछ नहीं बोला। अब जब मेड खाना वगैरह बना के चली गई और सारा सामान इधर उधर मेस जो बिखरी हुई थी उसकी सब निष्ठा ने संभाली और अंकुर को बोलने लग गई कि कितने दिन से ये सब देख रहे हैं और कब तक देखेंगे, कितना नुकसान कर चुका है बच्चा हमारा, और तुम कभी कुछ कहने देते नहीं हो, कहते हो कि चली जाएगी छोड़ के, हमारा कितना नुकसान करी है वो। तो अंकुर ने बोला कि यार या तो दूसरी मेड देखो, फिर इसको मना करते हैं। लेकिन अगर अभी इसको मना कर दोगी या इसके बच्चे के बारे में कुछ बोलोगी, कल को फिर तुम्हें ही मेड नहीं मिलेगी और हम दोनों को प्रॉब्लम होगी। तो निष्ठा ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर इन्हीं बातों में निष्ठा ने अंकुर को एक बात बोली कि यार तुमने कुछ दिन से नोटिस किया है, जब भी हम सुबह सो के उठते हैं घर की सारी लाइट्स ऑन होती हैं। अब मुझे लगता है कि उसका बच्चा करके भाग जाता होगा, क्योंकि वो है इतना शैतान और पूरे घर में घूमता है। तो अंकुर ने बोला हाँ यार इस चीज़ को तो मैं भी देख रहा था, बट क्या ही है पता नहीं, मुझे लगा होगा कुछ। अब इनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, दोनों आराम करने लग गए। और एक दिन निष्ठा और अंकुर ऐसे चाय पी रहे थे बैठ के, इन्होंने फिर से वापस वही डिस्कशन शुरू किया मेड वाला। अब मेड की बात डिस्कस होते होते ये बात आई कि जब भी ये लोग सो जाते हैं तो इस घर में ऐसा माहौल होता है जैसे कि कोई काम कर रहा हो या कोई कुछ और पढ़ लिख रहा हो या कुछ हो रहा हो, जैसे किसी ने कोई दिन और रात अल्टर कर दी हो। मतलब अंकुर और निष्ठा की वो रात होती है तो कोई और है शायद इस घर में जिसकी वो सुबह या दिन होता है, क्योंकि पूरी रात घर में ऐसे काम वाम करने की आवाजें, थोड़ी बहुत भुनभुनाहट, पूरे घर की लाइट्स ऑन हो और सामान कभी भी जगह पे ना मिलना। इवन कई बार निष्ठा ने इस चीज को भी नोटिस किया कि जो बर्तन रात में साफ सुथरे किचन एकदम अच्छे से बंद किया हुआ था, वो सुबह वापस से मतलब बिखरा हुआ मिला, सामान इधर तो फैला हुआ मिला। तो ये चीज समझ में नहीं आई थी। अब बच्चा इतना भी नहीं करेगा, कोई बच्चा करेगा थोड़ा बहुत सामान का नुकसान करेगा, बट इतना घर का काम काज या विस्परिंग पूरी रात होना या आहट घर में आना, सीटी बज रही है कुकर की, कभी कुछ हो रहा है, वो समझ नहीं आया इनको। अब ये लोग ये भूत वाले पर्सपेक्टिव पे गए नहीं, क्योंकि अगर ये खुद आपस में भी कहते तो एक दूसरे का मजाक बनता, या फिर अपने दोस्त या किसी को बताते तो भी मजाक बनता कि भाई यार तुम यहाँ नौकरी करते हो तब भी तुम्हें भूत प्रेत बकवास कर रहे हो। तो इन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। अब एक दिन तो हद हो गई, ये दोनों अपने ऑफिस से देर रात घर वापस आए और उसी रात इन्हें पार्टी में जाना था। और दोनों फटाफट पहुंच के घर में जो भी घर का थोड़ा बहुत अरेंजमेंट सब ठीक विक करके रेडी होने के लिए जाने ही वाले थे कि निष्ठा ने बाथरूम का गेट खोला और जैसे ही लाइट ऑन की, पूरे बाथरूम में खून ही खून था। पूरी फर्श पे ऐसे किसी ने खून के फवारे लगा दिए, मतलब पूरी दीवारों पे खून कवर किया हुआ, पूरी फर्श पे एकदम खून बिखरा हुआ। और पास में खड़ा था वो मेड का बच्चा,
और अभी भी उसके चेहरे पे वो लिपस्टिक और वो काजल लगा हुआ था। जैसे ही निशा ने ये चीज़ देखी उसका दिमाग खराब हो गया कि घर का नुकसान सामान का करता था लेकिन ये सब क्या है, और ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो गई। जैसे निशा ने ये देखा बहुत तेज चिल्लाई और उसने अंकुर को आवाज़ दी। अंकुर आया और अंकुर ने भी अपनी आंखों के सामने देखा कि पूरे बाथरूम में वही खून और बिल्कुल ही जैसे किसी ने बहुत किसी को बुरी तरह से मारा और चाकू अगर वहीं पड़ा हुआ है, और बड़ा अजीब सा पूरा माहौल था और वो बच्चा वहीं पे ऐसे सहमा हुआ सा बैठा था। और जैसे अंकुर को उसने देखा एकदम तिरछा सा सर ऊपर करके अजीब बहुत ही डरावनी स्माइल की, बहुत ही डरावनी स्माइल। उस स्माइल से अंकुर एकदम सहम गया और उस बच्चे को अंकुर पूछने लग गया, तुम अभी तक घर क्यों नहीं गए? ये बाथरूम में मम्मी बंद कर गई थी क्या? तो बच्चे ने इशारा किया अंकुर के पीछे और बोला मम्मी मम्मी। और अंकुर ने पीछे पलट के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं, क्योंकि मेड तो जल्दी चली आती है खाना बना के, तो यहाँ मम्मी होने का सवाल ही नहीं है। तो अंकुर को लगा कि शायद ये बोल रहा होगा कि मम्मी के पास छोड़ दो। तो अंकुर ने बोला ठीक है मम्मी के पास छोड़ आएंगे, घर पता है ना तुम्हें। और निष्ठा ये सब देख के ना बड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, तो एकदम गुस्से में वहाँ से चली गई और उसको मनाने के लिए अंकुर पीछे पीछे चला गया। जैसे निष्ठा और अंकुर गए वहाँ पे और निष्ठा ऐसे बड़बड़ाने लग गई कि क्या है यार ये सब चीज़ें, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी और हो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है ये, वो सब बोल रही थी। अंकुर उसे समझाना चाह रहा था और इसी बीच में थोड़ी बहुत बातचीत करके जब निष्ठा को थोड़ा बहुत ठीक लगा और उस पार्टी में जाना बहुत इंपॉर्टेंट था, निष्ठा वापस से बाथरूम में गई। अब इस बार बाथरूम में एक बूंद खून नहीं, खून छोड़ो बाथरूम में पानी तक की बूंद नहीं नीचे जमीन पड़ी हुई थी। एकदम साफ था बाथरूम और ना ही वो लड़का वहाँ पे था। सब कुछ बहुत जैसे पहले था नॉर्मल वैसा ही था, कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं। और तब भी एकदम से निष्ठा को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और वो हाथ किसी और का नहीं, उस बच्चे का था। और वो बच्चा इतनी डरावनी शक्ल के साथ निष्ठा का हाथ पकड़ के दूसरे हाथ से इशारा कर रहा था, पापा पापा मम्मी मम्मी। और इसके अलावा कुछ वो बोल ही नहीं रही थी। निष्ठा के डर के हमारी हालत ख़राब हो गई, उसको समझ में नहीं आया हो क्या रहा है ये सब कुछ। पापा मम्मी किसको बुला रहा है और ये घर पे है क्यों, हमारे गया क्यों नहीं अब तक अपने घर वापस। निष्ठा चिल्लाने लग गई, अंकुर अंकुर कहाँ हो तुम, जल्दी ऊपर आओ जल्दी ऊपर आओ। भाग भाग के अंकुर आया और अंकुर और निष्ठा दोनों साथ में थे तो बच्चा गायब हो गया। ये चीज बहुत बड़ी पहेली सी बन गई कि यार ये मेड का बच्चा हो क्या रहा है सब कुछ। अब ये रात पूरी उनकी इसी दहशत में कटी। वो जाने वाले थे पार्टी में लेकिन वो नहीं गए क्योंकि दोनों को बहुत अजीब अजीब से हेलुसिनेशंस हो रहे थे और दोनों ही बहुत अजीब फील कर रहे थे। जैसे तैसे दोनों ने जग के रात काटी और सुबह वो मेड के आने का वेट करने लग गई कि इसको बोल देंगे कि भाई या तो मत आओ या तो अपने बच्चे को ले जाओ साथ में और एकदम ध्यान रखो कि दोबारा से ऐसी चीजें ना करें। अब वो दोनों मेड को लेके बहुत गुस्से में थे और बच्चे को लेके बहुत डरे हुए थे। बेसब्री से अपनी मेड का वेट करने लगे। देखते देखते बड़ी मुश्किल से टाइम बीता और सुबह हुई। अब जैसे ही मेड का घर पे आने का टाइम हुआ, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, मेड आई ही नहीं। अब निष्ठा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि यार क्या है। निष्ठा ने पास में कॉल किया, उनके नेबर जिनके यहाँ आती थी वो वाली मेड, उनको पूछा कि मेड आई है क्या। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तक तो नहीं आई लेकिन आने वाली होगी शायद, आपके यहाँ आने के बाद में आती है हमारे यहाँ। तो निष्ठा ने बोला कि नहीं अभी हमारे यहाँ भी नहीं आई है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं करके फ़ोन रख दिया। काफ़ी देर हो गई और अब डोरबेल बजी। निष्ठा भाग भाग के गई, उसने गेट खोला। जैसे गेट खोला सामने मेड खड़ी थी और बड़ी हड़बड़ाते हुए बोली वो, अरे दीदी आज बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँच पाई हूँ, बहुत लेट हो गया, पता नहीं पूरी रात परेशान रही मैं, ये है वो है, तबीयत सही नहीं थी सब। निष्ठा एक बात का जवाब नहीं दे रही थी उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। अब मेड ने सारा अपना काम किया और बोलने लगी दीदी मैं चलती हूँ अब। तो निष्ठा ने बोला कि 1 मिनट, तुम या तो अपने बच्चे को थोड़ा ठीक से कर लो या तो उसको लेके मत आओ, क्योंकि उसने हमें ऑलरेडी बहुत परेशान किया हुआ था। कल रात उसने हमारी ज़िंदगी एकदम नरक कर दी। अब मेड पूछने लगी कि हुआ क्या। तो निष्ठा ने एकदम गुस्से में और थोड़ा डर में ये कहानी सुनाई वापस से कि ये सब चीज़ें रात में हुई और सब कुछ ऐसा ऐसा मुझे महसूस हुआ और बार बार से छुपन छुपाई का खेल खेल रहा था, पता नहीं क्या था, और तुम उसे ले क्यों नहीं गई थी। सब कुछ जब निष्ठा ने बता दिया और मेड ने सब कुछ सुन लिया, निष्ठा को शांत कराते हुए मेड बोली कि दीदी मेरा कोई बेटा नहीं है और मेरा कोई बच्चा ही नहीं है पहली बात तो जो भी आपने देखा, जो भी आपने महसूस किया, मुझे उसका कुछ नहीं पता। और आप कह रही हैं कि मेरा बेटा आपके घर का रोज़ नुकसान करता है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज तक अपने रिश्तेदार का बच्चा भी कोई साथ में लेके नहीं आई हूँ। तो मैं हमेशा अकेले आती हूँ, काम करके वापस जाती हूँ। जैसे ही निष्ठा ने ये सुना उसका
मतलब जो गुस्सा था वो सब चेंज होके एकदम बहुत बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग बदल गया कि भाई ये कैसे हो गया। बहुत ही उसको मिक्स फीलिंग आ रही थी। भाग भाग के वो अंकुर के पास गई, अंकुर को सारी बात क्या सुनाई कि भाई उसका कोई बच्चा ही नहीं है, वो कभी आई ही नहीं किसी बच्चे के साथ में, और इतने दिन से हम जो बच्चा देख रहे थे वो शायद इसी घर में रहने वाला कोई प्रेत या कुछ भूत वगैरह है। ये सब बातें जैसे अंकुर ने सुनी, फटाफट जो लैंडलॉर्ड था उसको कॉल किया। अब लैंडलॉर्ड को सब बातें बताने के बाद में लैंडलॉर्ड ने बोला कि नहीं नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है वो। तो फिर अंकुर ने बोला कि हमारे साथ रात में जो हुआ हमें अच्छे से पता है, और अगर आपने सब कुछ ठीक नहीं किया तो हमें फिर आगे एक्शन लेना पड़ेगा। फिर लैंडलॉर्ड बोलने लग गया कि बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक फैमिली रहने आई थी, और उस फैमिली में जो कमाने वाला आदमी था वो बहुत ज़्यादा नशा करने वाला और बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे उड़ाने वाला अय्याश किस्म का आदमी था, और उसकी वजह से इस घर पे इतना ज़्यादा कर्जा हो गया कि उसको बस लोग पूछने आते थे, कई सारे लेनदार आते थे, कई लोग धमकियाँ देते थे, और कई लोग इवन घर में भी घुस के उसको कई बार पीट चुके थे। और इन्हीं सब बातों से तंग आके उसने अपने परिवार को ख़त्म कर दिया था, और उसी परिवार में एक छोटा सा बच्चा था। तो हो सकता है कि उनमें से किसी की आत्मा तुम्हें परेशान करे या कुछ ऐसा हो। वो ये सब सुन के अंकुर का एकदम खून खौल गया कि आपको जब पता था तो आपने हमें घर क्यों दिया ये वाला। तो लैंडलॉर्ड कहने लगा कि नहीं, बहुत टाइम से ऐसा कुछ हुआ नहीं था, और मुझे लगा तुम लोग अपने काम में बिजी रहोगे तो सब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगी। और बड़ी सारी बातें उसने एक्सक्यूज़ दिए, लेकिन कोई मतलब नहीं था क्योंकि अंकुर और निष्ठा समझ गए थे सच्चाई क्या है। प्रायोरिटी पे उन्होंने घर चेंज किया और यहाँ की जो भी नेगेटिविटी थी उसको यहीं छोड़ा और अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन उनके साथ जो एक्सपीरियंस उन्हें हुआ ये उन्हें पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। और इसी के साथ में हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए, और गुस्सा आ रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, सही नहीं लग रही, उसी टाइम बोल दो, मन में रख के उसका पहाड़ बना के, और एकदम से फूट पड़ने पे ना चीज़ें शायद आप जो सोच रहे हो वैसी हो भी ना, कुछ और ही उसका पॉइंट ऑफ व्यू निकल जाए या कुछ और ही मतलब निकले। आयुष बहुत ही सीधा साधा लड़का था, और वो अभी अपने कॉलेज में पढ़ता था। वो इतना ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का था कि उसके बहुत ही लिमिटेड दोस्त थे, और उसका ज़्यादातर टाइम जो है वो पढ़ाई लिखाई में, लाइब्रेरी में और ऐसे ही नोट्स बनाने सब में निकल जाता था। वो और लोगों की तरह कभी भी बाहर कॉलेज के हैंग आउट नहीं करता, कभी भी इधर उधर दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाता, क्योंकि उसका सारा टाइम जो था वो डेडिकेटेड था उसके करियर को लेके। और आयुष के इसी नेचर की वजह से उसके दोस्त भी बहुत ही कम बनते थे। अब जब उसके दोस्त इतने कम थे तो किसी लड़की का उसकी दोस्त होना या फिर उसके साथ हैंग आउट करना जाना, काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशनशिप था वो उसके लिए अभी तो पॉसिबल नहीं था। अब जो उसके साथ के दोस्त यार थे, उनके रिलेशंस थे, उनके अपने प्लान्स होते थे, लेकिन इन सब में आयुष कहीं किसी दूसरी दुनिया में जीता था, और वो इन सब से बहुत अलग था। और घर वाले भी इस चीज़ पे बहुत प्राउड फील करते थे कि वो इतना डिफरेंट लड़का है, और वो था भी काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से करने वाला, अपने काम से काम रखने वाला। खैर वो अपनी रोज़ क्लास अटेंड करता, लाइब्रेरी जाता, शाम को अपनी ट्यूशन जाता, इन सब में उसका दिन निकलता। अब इन्हीं दिनों के बीच में एक दिन ऐसा आया जब उसे क्लास में कोई एक बहुत ही अलग सी लड़की मिली, और मिली क्या, वो आयुष को देख रही थी, और आयुष उसे एक निगाह में बस उसने देखा और अपनी निगाहें नीचे कर ली। लेकिन वो लड़की आयुष को लेके पता नहीं थोड़ा सा अट्रैक्टेड थी या जो भी था, वो हमेशा आयुष को देख के हल्की सी स्माइल पास करती, और आयुष तिरछी निगाहों से उसे देख के बस वहाँ से आगे कुछ भी नहीं करता, बस जाने देता। और अब ये चीज़ थी कि वो जब भी क्लास में बैठता वो लड़की हमेशा उसे देखती रहती बार बार। जब भी वो बाहर जाता या फिर छुट्टी के टाइम हमेशा वो लड़की उसे देख के, जैसे होता नहीं निगाहों का प्यार, उस टाइप की चीज़ें चलने लगी। और आयुष बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, वो बस अपने काम से काम रखता। लेकिन वो लड़की आयुष को कई बार ऐसे देखती कि बस आयुष को शर्म सी आ जाती और वो पिघल जाता वहाँ पे। अब वो लड़कियाँ नहीं होती जो थोड़ी टॉकेटिव टाइप की होती हैं, ज़्यादा बातें करने वाली इधर उधर की और दुनिया की कहानी बताने वाली, वो कोई वैसी लड़की थी और दिखने में बहुत क्यूट थी। अब आयुष क्या था, वो इंट्रोवर्ट था, उसको इतनी बातें करना पसंद नहीं था, तो कहीं ना कहीं अपोजिट अट्रैक्ट्स कहते हैं ना, तो वो चीज़ यहाँ पे फॉलो हो रही थी। और आयुष उससे कुछ नहीं कहता था, बट कहीं ना कहीं वो भी एक आध बार निगाह उठा के उसको देख लेता, जब भी वो किसी को कुछ बोल रही होती, जब भी हंस रही होती ऐसे खुल के। और आयुष को बस ऐसे ही वो अच्छी लगने लग गई, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बोला इस बारे में, और वो बस उसे रोज़ देखता जाते आते। अब वो लड़की शायद आयुष से बात करना चाहती, क्योंकि आयुष को एक आधी बारी उसने अप्रोच किया ऐसे बुक्स लेने के बहाने, नोट्स लेने के बहाने, लेकिन आयुष हड़बड़ा के वहाँ से उठ के चला जाता था और वो उसके दोस्तों से बात करने लग जाती थी। अब चीज़ें ऐसे ही चलती रही। एक दिन की बात है जब आयुष लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। अब पता नहीं उसको कैसे पता चला कि आयुष लाइब्रेरी में होगा, या
इत्तेफाक से मिल गए होंगे वो। आयुष पढ़ रहा था लाइब्रेरी में और वो लड़की सामने लाइब्रेरी के गेट से आने लग गई अंदर, और आयुष ने जैसे उसको देखा वो एकदम अनकंफर्टेबल हो गया और बिल्कुल एकदम से ऐसे अपने आप को देखने लग गया, वो कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, थोड़ा सा कंसर्न हो गया अपने आप को लेके, और बस ध्यान वो किताब में ही दे रहा था दिखाने के लिए अभी कि वो उसको ध्यान नहीं दे रहा। बट कहीं ना कहीं आयुष उसको बहुत पसंद करता था और इस बात से डरता भी था कि वो उसे बता देगा तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा सब कुछ, और उसका कहना भी ठीक नहीं है। खैर वो लड़की धीरे धीरे चल के अंदर लाइब्रेरी में आई और आयुष जहाँ बैठा था वहाँ सामने की चेयर निकाल के अपनी बुक खोल के बैठ गई। थोड़ी बहुत देर पढ़ने के बाद वो आयुष की तरफ देख के बोली, तुम्हारे पास इस सब्जेक्ट के नोट्स होंगे क्या? तो आयुष ने बड़ा अनकंफर्टेबल होके बोला कि नहीं, अभी तो मुझे भी बनाने नोट्स। तो उसने मजाक मजाक में बोला, अच्छा, मुझे लगा तुम इतना ज़्यादा पढ़ते हो, सब कुछ तुम इतना अच्छे से कर रहे हो, तुम्हारे पास नोट्स भी होंगे, तुमने अभी तक नोट्स ही नहीं बनाए। अब ऐसी बातें होने लगी तो उसमें आयुष ने एक आधी बार उसका रिस्पॉन्स कर दिया बातों का। अब वो लड़की एक आधी बात का रिस्पॉन्स मिलने के बाद इतना ज़्यादा आयुष से बात करने लग गई कि आयुष उसकी बातों में खो गया, और अब आयुष उसको एकदम सामने से एकदम अच्छे से देख के उससे बात कर रहा था। बात क्या, वो हाँ ना में जवाब दे रहा था, और उसका बस चेहरा देख रहा था कि वो कितनी प्यारी लगती है जब वो बोलती है, और सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता था उसके बारे में। लेकिन अभी भी वही बात थी कि अगर वो बोल देता तो सब बात बिगड़ जाती, और वो बस चाहता था कि बस वो ऐसे ही बोलती रहे, ऐसे ही सुनता रहे। खैर लाइब्रेरी का टाइम खत्म हुआ और इन दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और चले गए। अब ये चीजें ना डेली होने लग गई। अब धीरे धीरे चीजें इतनी ज्यादा होने लग गई कि आयुष को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई उस लड़की के लिए, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि बस आयुष को एक दिन भी अगर वो ना दिखे तो उसका मन नहीं लगता, वो उसका हर टाइम वेट करता, और बाहर निकलता क्लास के तो उसको ढूंढता, स्कूल के बाहर जाता तो उसको ढूंढता, कि उसको बस होता है एक झलक दिख जाए बस उसकी, ऐसा हो जाता। तो कहीं ना कहीं आयुष के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी। अब वो लड़की, उसका भी नेचर थोड़ा सा ऐसा था बातचीत करने वाला, तो आयुष को बहुत ज्यादा पसंद आती थी वो। अब वो लड़की ना आए तो आयुष को प्रॉब्लम होती थी, वो आती थी तो आयुष को प्रॉब्लम होती थी कि यार कुछ कह नहीं पा रहा और मैं इसे इतना पसंद करता हूँ, और अगर मैंने नहीं कुछ बोला, किसी और ने कुछ कह दिया इसको और ये उसके साथ चलेगी तो मेरा क्या होगा। बहुत सारी कश्मकश में उसकी लाइफ चल रही थी। बहुत एक दिन हिम्मत करके उसने सोचा था कि एक दिन कुछ बोल देगा उसको, इनडायरेक्टली हिंट कर देगा। अब आयुष का कोई दोस्त तो था नहीं कि उसको इस पे गाइड कर सकता या बता देता, और आयुष इतना इंट्रोवर्ट था, कभी किसी को बताया भी नहीं उसने इस बारे में, तो जो भी करना था आयुष को खुद से करना था। अब इत्तेफाक की बात है, एक दिन आयुष और वो लड़की पहले ही क्लास में पहुंच गए। अभी क्लास में कोई भी नहीं आया था। अब क्लास में कोई था नहीं, वो लड़की ऐसे ही क्लास में बैठ के बुक पढ़ रही थी अपनी, और जैसे आयुष ने बैग रखा तो आयुष को बड़ा अनकंफर्टेबल लगा कि अकेले मतलब वो पढ़ रही है, तो बाहर जाने लगा। तो उस लड़की ने आयुष को आवाज़ दी और बोला कि तुम बाहर क्यों जा रहे हो, बैठ जाओ ना, ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो आयुष ने बोला कि हाँ आप पढ़ो, मैं आ जाता हूँ थोड़ी देर में, अभी बाहर दोस्त वगैरह आ रहे होंगे। तो वो लड़की बोली कि अरे तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, मुझे पता है, तुम खुद इतना पढ़ाई में डूबे रहते हो, तुम्हें दोस्त बनाने का टाइम कहाँ है, इतने दिन से मैं तुमसे बात करती हूँ और तुमने आज तक मेरा नाम तक नहीं पूछा। तो आयुष ने शर्माते हुए बोला कि नहीं, मुझे आपका नाम पता है। तो उसने बोला अच्छा क्या नाम है मेरा? तो उसने बोला कि आपका नाम नेहा है। तो वो लड़की हंसने लगी कि चलो ठीक है भाई, तुम्हें मेरा नाम तो पता है। अब ये इंटरेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, यहाँ पे इनकी थोड़ी बातचीत हुई। अब आयुष ने बहुत हिम्मत करके नेहा को बोला कि मैं, अगर आप बुरा मत मानो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं। तो वो लड़की शायद इसी मोमेंट का वेट कर रही थी। उसने बोला कि तुम मुझसे कोई और बात तो नहीं करना चाहते ना? तो आयुष को थोड़ा सा अजीब लगा कि कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं ऐसे क्या बोलने वाला हूँ। तो आयुष ने बोला नहीं नहीं, बस मैं ऐसे नॉर्मली आपसे थोड़ी बात करना चाहता था। तो नेहा ने बोला पहली बात आप मत करो, और हम साथ क्लास में पढ़ते हैं तो तुम आराम से पहले बात कर लो, अगर जो बात कर सकते हो यहाँ पे कर लो। तो आयुष ने बोला कि नहीं, मैं तुमसे कॉलेज के बाद मिलूंगा और वहाँ पे तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो नेहा ने बोला ठीक है। अब जैसे ही नेहा ने आज मिलने को बोला, आयुष और नेहा दोनों के ऐसे जैसे कि वो होता है ना, मतलब बिल्कुल बेसब्री से इंतजार करना कि बस छुट्टी हो और हम जाके बाहर मिले, वैसी फीलिंग आई। और आज इन्होंने साथ में क्लासेस ली और धीरे धीरे करके छुट्टी का टाइम हो गया, दोनों बाहर निकले। अब आयुष नेहा को रोक के कुछ बात करना चाहता था, लेकिन तभी नेहा पहले आयुष के पास आई और बोलने लगी कि तुम क्या मेरे साथ कुछ दूरी पे चल सकते हो, यहाँ मुझे तुमसे बात करना ठीक नहीं लग रहा, और मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ, सुनसान है, वहाँ चल के बात करते हैं। तो आयुष ने बोला ठीक है। अब यहाँ पे पहली बार नेहा ने आयुष का हाथ पकड़ा और आगे लेके बढ़ने लगी उसको, और आयुष को बड़ा अजीब लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि इतने टाइम बाद कोई इतना क्लोज या कोई अपना इतना हक समझ के इसको आगे खींचते जा रहा है। आयुष गया फटाफट उसके साथ में, चलते चलते ये लोग पहुंच गए एक ऐसे बहुत ही
काइंड ऑफ जंगल जैसा भी था, लेकिन उतना घना जंगल नहीं, कुछ कुछ पेड़ थे, लेकिन वो रास्ता बहुत सुनसान था। वहाँ पे गए और नेहा ऐसे एक पेड़ के नीचे बैठी और आयुष को बोलने लगी, हाँ बताओ तुम क्या कहने वाले थे। तो आयुष ने बोला कि मैं बस तुमसे ये कहना चाहता था कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं तुमसे ये बात काफ़ी टाइम से कहना चाहता था, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। और मुझे पता है अगर तुम आज मना भी कर दोगी तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हमेशा रहूँगा। और बस यही सब कुछ था, और तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तो नेहा ने ऐसे एक्सप्रेशन दिए ना जैसे कि वो यही सब सुनना ही चाहती हो उससे, और बड़ी इमोशनल होके बोलने लग गई कि इस बात को सुनने के लिए मैंने कितना ज़्यादा वेट किया है, तुम्हें पता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है बस मैं चाहती थी कि एक बारी बस तुम मुझे ये सब कुछ बोल दो और हमेशा के लिए मैं तुम्हारी हो जाऊँ। और ये सब बातें आयुष को बहुत अच्छी लग रही थी कि भाई इतना ज़्यादा था, उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट लग रहा था यहाँ पे उसे। अब ऐसे ही आयुष ने उसको पूछा कि तुम रहती कहाँ पे हो, तुम्हें लेट तो नहीं हो रहा घर जाने के लिए। तो नेहा ने बोला कि अरे मैं तुम्हें अपने घर पे तो लेके आई हूँ, यही तो मेरा घर है, सामने जो पेड़ है। तो आयुष को थोड़ा वियर्ड लगा कि ये मजाक कर रही है, पागल है एकदम, सच में कुछ भी बोलती है। तो आयुष ने बोला कि मजाक नहीं, सच में पूछ रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले वेट कर रहे होंगे, कहाँ पे रहती हो। तो नेहा ने बोला कि सच में मैं यहीं पे रहती हूँ, ये पेड़ ही मेरा घर है, और कभी भी तुम आओ रात में आके चेक कर लेना, मैं यहीं पे रहती हूँ हमेशा। और इतना बोलते ही नेहा का शरीर जैसे ट्रांसफॉर्म करने लग गया, और देखते ही देखते नेहा सामने, अभी भरी दोपहरी थी और रास्ता पूरा सुनसान था एकदम, बस जो लू चलती है गर्मी में उस टाइप की हवा चल रही थी। नेहा धीरे धीरे, जो इतनी सुंदर, इतनी ज़्यादा प्यारी और टॉकेटिव लड़की थी, एकदम से बढ़ते बढ़ते अजीब शरीर हो गया उसका। उसका चेहरा इतना ज़्यादा डरावना हो गया कि बस आयुष को अब समझ नहीं आया था कि क्या करे वो। और अभी भी उस जो भी चुड़ैल थी उसके हाथ में आयुष का हाथ था, और वो जो चुड़ैल थी उसके एकदम सफ़ेद बाल, सफ़ेद आंखों की पुतलियाँ, चेहरा ऐसा जैसे कि बिल्कुल सूख के उसका नीला हो गया वो चेहरा, बहुत ही ज़्यादा भयानक। और आयुष वहीं पे जम गया, उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। उसको समझ नहीं आया कि भाई मतलब मैं आया था इससे मिलने, एकदम से कैसे, मतलब उसके सामने जो बैठा इंसान था अभी, जिसे वो इतने टाइम से जानता था, मानता था, वो एकदम से चुड़ैल जैसी बन गई। और आयुष बस अपने आप को हिलाना चाह रहा है बट हिल नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा डरा हुआ है, या फिर जो भी कह लो कि आप सामने वाली जो आत्मा थी उसके कंट्रोल में था, उसे खुद समझ नहीं आया था। वो अपना हाथ खींच रहा है बार बार, लेकिन वो अपना हाथ भी नहीं खींच पा रहा। और अब जो वो आत्मा थी, जो मतलब अब तक नेहा अपने आप को बुला रही थी, जो वो चुड़ैल थी, वो आयुष को कहने लगी कि आयुष मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहो, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। मुझे पता है इंसान बहुत ख़राब होते हैं और कुछ टाइम का वादा करके इंसान को आगे सफ़र करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं, बट मैं वैसी नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तुम्हारा साथ दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सब कुछ बोल रही थी वो, और आयुष एकदम काँप रहा था डर के मारे, बहुत काँप रहा था कि बस वो कैसे भी यहाँ से भागे और वापस वो यहाँ कभी नहीं आएगा। आयुष की पूरी डर के मारे हालत ख़राब थी, और जैसे तैसे वो अपने आप को छुड़ा के वहाँ से बस भागा अपने घर की तरफ। घर भागा आयुष, भागते भागते घर पहुँचा, और उसकी मम्मी पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इतना डरे सहमे से क्यों हो, सब कुछ ठीक तो है ना। उसने अपनी मम्मी को एक शब्द पलट के जवाब नहीं दिया, भाग के अपने रूम में चला गया। अब रूम में जाने के बाद आयुष अपने रूम से, पूरी शाम हो गई, रात होने को आई, निकला ही नहीं, वो रूम में बंद था एकदम। और उसकी मम्मी रात में रूम में जब गई पूछने के लिए कि क्या हुआ, तुम 2-3 बार तुम्हें आवाज़ दी, तुम आए भी नहीं, मुझे लगा पढ़ रहे होगे। आयुष कुछ नहीं बोल रहा था, बस बिस्तर पे एकदम सीधा लेटा हुआ था, और उसकी बॉडी एकदम जैसे एकदम तपता हुआ कोई वो नहीं होता है बर्तन जैसा, वैसे एकदम जल रही थी उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा। वो कुछ नहीं बोल पाया था, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी खुली हुई हैं, जैसे कि उसने पता नहीं क्या ही देख लिया। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई और फटाफट डॉक्टर को बुलाने लग गई कि भाई इसका इतना बुखार इतना तेज़ हुआ है, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया। डॉक्टर आए, थोड़ी बहुत दवा दी, इंजेक्शन लगाए, और उसको बोला कि ध्यान रखिए, उसको बुखार हुआ है बहुत तेज़। लेकिन आयुष को जो दिख रहा था वो किसी को नहीं दिख रहा था। आयुष जब बिस्तर पे लेटा तो उसको छत पे एकदम वही जो आत्मा थी, चुड़ैल थी, वो सामने छत पे चिपकी हुई दिख रही थी, और आयुष जहाँ जाता वो उसके साथ साहिल की तरफ पहुँच जाती। और इस वजह से आयुष का घर में भी रहना मुश्किल, बाहर कहीं जाना मुश्किल, मतलब वो जीते जी बस ऐसा हो गया जैसे उसके साथ में कोई आत्मा लैच हो गई हो, और वो उसको 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती थी। मतलब जब नहाने जाए तो भी वो आत्मा वहीं पे। तो इस तरह से आयुष बिल्कुल मेंटली, जैसे कि वो होते हैं ना डिस्टर्ब बंदे, वैसा होता जा रहा था। उसकी तबीयत कंटिन्यू ख़राब हो रही है, बुखार तो कभी जा ही नहीं रहा, और धीरे धीरे वो अपनी चीज़ें, मतलब क्या हो रहा है, क्या सब कुछ भूल रहा था, उसे कुछ भी होश नहीं। और शायद उस आत्मा की प्लानिंग भी यही थी कि वो इसी तरह से करते करते आयुष को मार के अपने साथ ले जाएगी। लेकिन इसी बीच में जो
पुरोहित जी नहीं होते हैं घरों के देखने वाले, जो मतलब टाइम टाइम पे घर पे आते रहते हैं और लोगों का मतलब पत्री वगैरह देखते हैं, वो आए घर पे। और घर पे आके बैठे आयुष की मम्मी से ऐसे ही पूछने लग गए सब कुछ। इतने में आयुष की मम्मी कुछ बोलती या कुछ पहले बता पाती उनको। पुरोहित जी ने पहले पूछा कि इस घर में सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी की फीलिंग आ रही है। तो आयुष की मम्मी रो रो के बताने लग गई कि उनका लड़का इतने टाइम से इतना ज़्यादा बीमार है और डॉक्टर भी कुछ खास कर नहीं पा रहे। इंजेक्शन और दवाओं पे चल रहा है, लेकिन ना कुछ बोलता है ना कुछ कहता है, कुछ भी नहीं बताता और बस डर के मारे कांपता है और कभी कभी बिस्तर पे ही वो सब गीला कर देता है। मतलब काफी ज्यादा वर्स कंडीशन में है और पता नहीं वो कब तक चल पाएगा। पुरोहित जी ने बिना देर किए सबसे पहले आयुष की मम्मी को बोला कि जहाँ पे भी है वहाँ मुझे ले चलो। आयुष की मम्मी फटाफट पुरोहित जी को आयुष के रूम में ले गई और आयुष अभी भी डर के मारे कांपता हुआ बस ऐसे बिस्तर पे लेटा हुआ था और ऐसे ही ऊपर की तरफ देख रहा था। और जब पुरोहित जी की निगाह पड़ी छत पे, पुरोहित जी को भी वही दिखा जो आयुष को दिख रहा था। और पुरोहित जी ने जैसे ही उस आत्मा को देखा, पुरोहित जी समझ गए कि पूरा चक्कर क्या है और सब क्यों हो रहा है। उन्होंने फटाफट आयुष की मम्मी को पूजा का अरेंजमेंट करने के लिए बोला और फटाफट पूजा की सारी सामग्री मंगाई। घर में उन्होंने प्रॉपर पाठ किया, घर की शुद्धि की, सब कुछ अच्छे से किया और आयुष का जो कमरा था उस कमरे को चारों तरफ से बांध दिया और आयुष को जो भभूति वगैरह होती है वो लगाई और प्रॉपर जो पूजा के बाद प्रसाद था सब कुछ एकदम अच्छे से दिया गया। आयुष ने सब कुछ खाया, धीरे धीरे वो मतलब कंडीशन उसकी जो थी थोड़ी थोड़ी इम्प्रूव हुई और धीरे धीरे वो अपने आप से बैठने लगा। और पुरोहित जी ने सब कुछ उससे पूछा कि क्या हुआ था और सब कैसे हुआ तुम्हारे साथ। आयुष थोड़ी बोलने की कंडीशन में था और वो थोड़ा बेटर फील कर रहा था अब, क्योंकि उसको जो भी आत्मा दिख रही थी फिलहाल अभी इस रूम में नहीं थी। पंडित जी ने हनुमान जी का उसको एक लॉकेट दिया। सारी कहानी सुनने के बाद ये बोला कि प्रॉपर वो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाए, वहाँ जाके उनको प्रसाद चढ़ाए और जो हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक होता है उसका पाठ करे। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और वो जो आत्मा है वो किसी पिशाचिनी की आत्मा है और वो अब फिलहाल इसके पीछे नहीं है, लेकिन कभी भी आगे वो ना लगे इसका ध्यान आयुष को खुद रखना होगा। और भगवान की शरण में जाने के बाद तो वैसे भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि जब भगवान आपके साथ है तो कौन ही आपका नुकसान कर सकता है। और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट है और आप अपने काम से काम रखते हैं तो वही करते रहें, इधर उधर के चक्करों में ना पड़े, वरना फिर ऐसे ही कोई भी पेशाचिनी आपको पसंद कर सकती है। और बहुत ज़्यादा क्यूट दिखने की भी ज़रूरत नहीं है यार, देखो ऐसे ही मतलब इंसान तो इंसान, भूत को भी पसंद आ सकते हो, तो इसीलिए थोड़ा कम क्यूट बन के रहा करो। भुवन अपने गांव से कई सारे अनाज, कई सारी दालें और कई सारी जो फलियां होती है ना वो सूखी हुई, उन सबको शहर बेचने जाया करता था। और भुवन का यही एक काम था जिससे उसके घर की रोजी रोटी चलती थी। और वो सारा जो भी सामान था वो अपनी साइकिल पर बांधकर रोज शहर जाता और पूरा दिन शहर में अपनी साइकिल पर घूमकर सब सामान बेचता और शाम को अपने घर वापस लौटता। यही उसका रोज का रूटीन था और भुवन का ये काम काफी अच्छा भी चलता था। अब हमेशा की तरह भुवन आज एक बार फिर सुबह अपनी साइकिल पर अपना सारा सामान बांधकर गांव से शहर जाने के लिए निकला। अब भुवन को ये नहीं पता था कि आज शाम उसे घर आने में काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि आज जब भुवन सारा सामान बेचने के लिए शहर की तरफ निकला, पूरा दिन सामान बेचा, सब कुछ अच्छे से बिकने लग गया, लेकिन जब तक शाम को उसके वापस आने का टाइम हुआ उसकी साइकिल पंचर हो गई और साइकिल बनवाने में उसे काफी टाइम लग गया। और हमेशा जैसे वो अपने घर 6-7 बजे तक पहुंचता था, आज उसे वही 1-1.5 घंटा और आगे लग गया और अभी 8 साढ़े 8 बजे वो शहर से गांव जाने के लिए निकला। अब वो जो रास्ता था गांव से जो शहर आता था वो काफी ज्यादा बीच में जो जंगल और ये पड़ते थे ना, बहुत सारे खेत वगैरह, उस जगह पर एक खंडहर था जहाँ पर कोई भी जाता आता नहीं था। और लोग कई बार ये बातें बताते थे कि वहाँ पर किसी चुड़ैल का साया है और वो दिन में जब भी कभी सुनसान होता है वहाँ पर लोगों को दिखाई देती है और उसके रोने की आवाज कई बार सुनाई दी है लोगों को। कई बार वो सामने से आके लोगों को पकड़ती है या फिर मार देती है और शाम को भी उसका यही हाल है। मतलब उस जगह पर उसका आतंक था, जो खंडहर था उसके आसपास वाले इलाके में। और ये बात तो भुवन को भी पता थी, लेकिन भुवन को तो घर जाना था। अब भुवन ने अपनी साइकिल चलाना शुरू किया और धीरे धीरे जो खंडहर का रास्ता था वो भी आ गया। अब वो अपनी साइकिल की स्पीड थोड़ी थोड़ी बढ़ाने ही लग गया था यहाँ पे कि फटाफट निकल जाए, और वो भगवान का नाम मन में लिए जा रहा था। लेकिन इतने में भुवन को बहुत तेज तेज किसी के रोने की आवाज़ आने लग गई। अब भुवन मन में ये चीज़ जानता था कि ये जो कहानियाँ गाँव वाले बताते हैं क्या पता सच हो,
लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भी चिंता हुई कि कहीं कोई सच में रो रहा हुआ या किसी का सच में कोई नुकसान हो गया या कुछ भी हो गया, वो कोई रो रहा होगा तो ऐसे तो निग्लेक्ट करके जा नहीं सकता। तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार जाके देख लेता हूँ, और कोई भूत प्रेत कुछ भी होगा समझ जाऊंगा, साइकिल लेके भाग जाऊंगा। अब ये सोच के भुवन ने साइकिल को किनारे स्टैंड पे लगाया और जो खंडहर का रास्ता था उस साइड धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गया। अब जैसे ही भुवन आगे बढ़ते जा रहा था, वो रोने की आवाज और तेज हुई जा रही थी। तो भुवन को लगा कि सच में कोई है यहाँ पे जो जेन्युइनली बैठ के रो रहा है। अब भुवन धीरे धीरे उसके पास गया और वो औरत भुवन जिस साइड से आया था उधर पीट करके बैठी हुई थी और अपने मुंह को दोनों हाथ से छुपा के बहुत तेज तेज रो रही थी। अब भुवन ने जब उसे देखा, वो काफी लंबे एकदम घुंघराले बाल जमीन पे ऐसे नीचे लग रहे हैं और वो खूब तेज तेज रोई जा रही है। भुवन को काफी दया आई। अब भुवन दूर से ही पूछने लग गया, बहन जी क्या हुआ, क्या तकलीफ है आपको, आप रो क्यों रही हैं यहाँ पर? अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उधर से। अब भुवन ने थोड़ा पास और जाकर बोला, बहन जी आप ठीक तो हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है क्या यहाँ पे? अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और वो औरत रोई जा रही थी। अब भुवन को थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि ये इतनी रात में रो रही है, इसको ऐसे कैसे छोड़ दूं। तो भुवन ने हल्का सा अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और वापस से बोला, बहन जी मुझे बताइए आपको क्या तकलीफ है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और जैसे ही भुवन ने ये बोला, वो औरत सडनली भुवन के साइड मुड़ी और भुवन उसका चेहरा देखते ही ना वहाँ पे ऐसा हो गया उसको कि बस अब भाग ही नहीं पाएगा। वो वहीं जम गया, उसको शॉक सा लग गया, वहीं पे वो खड़ा रह गया 1-2 सेकंड के लिए। और जितनी देर वो खड़ा था उतनी देर वो भुवन उस औरत के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वो इतना डरावना चेहरा था, उस औरत का चेहरा वो डिफाइन नहीं कर सकता, एकदम जैसे होता है ना जो हम ज्यादातर भूतिया स्टोरीज में देखते हैं जैसा चेहरा, एकदम वैसा चेहरा। और आंखों से ऐसे खून बह रहा है और वो खून के आंसू रोई जा रही है बहुत ज्यादा। अब भुवन ने जैसे ये सब कुछ चीजें देखी और भुवन समझा कि ये कोई और नहीं चुड़ैल ही थी। और जो वो भागने की कोशिश करता है कुछ करता, वो चुड़ैल एकदम लगा जैसे कि भुवन को वही पकड़ के रखे हुए, जबकि उसने पकड़ा नहीं था, बट वो एकदम जम गया, वो बिल्कुल नहीं भाग पाया था। अब भुवन बिल्कुल भी नहीं भाग पाया और भुवन को एकदम से ऐसा लगा जैसे कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और भुवन जमीन के अंदर एकदम गड़ गया। और भुवन अपने आप को देख भी रहा था कि वो बिल्कुल जमीन के एकदम 1-2 फुट नीचे चला गया है और भुवन बिल्कुल भी नहीं हिल पाया था वहां से। इतने में ही वो चुड़ैल भुवन के पास आई और कहने लग गई, तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और वैसे भी मैं सारे मर्दों से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और अब तुम्हारी बारी है। मैं यहाँ से निकलने वाले सारे मर्दों को मार देती हूँ और आज तुम्हारी बारी है। जैसा ही बोल के जो चुड़ैल थी उसने भुवन के गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया। भुवन के गले में माताजी का एक लॉकेट था। पता नहीं क्या हुआ लेकिन वो औरत जितना चाहे वो हाथ बढ़ा रही थी बट वो भुवन का गला दबा नहीं पा रही थी। और भुवन की पता नहीं लॉकेट से उसको अजीब सी एकदम शक्ति सी महसूस हुई थी, जो कुछ भी था। लेकिन भुवन के पास वो लॉकेट उसका प्रोटेक्टर का काम कर रहा था और वो चुड़ैल भुवन का कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जब भुवन ये बात समझ गया कि वो चुड़ैल उसको छू नहीं पा रही है, भुवन जैसे तैसे अपने आप को वहां से निकाल भागते भागते अपनी साइकिल में बैठा और एकदम भगाने लग गया साइकिल को अपने गांव की तरफ। लेकिन भुवन जब जा रहा था साइकिल लेके तो उसको अपनी साइकिल पर बहुत ज्यादा वेट सा महसूस हो रहा था। लगा था साइकिल पे 3-4 लोग और बैठे हुए हैं, लेकिन भुवन साइकिल अकेला चला रहा था, कोई पीछे बैठा दिख भी नहीं रहा था। अब भुवन ने क्या किया, जो भी उसने अभी तो कितना डरावना देखा और जो भी उसने महसूस किया, वो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले जो गांव के पहले मंदिर पड़ता था वो वहां जाकर अपनी साइकिल रोकने लग गया। अब जैसे भुवन ने वहां साइकिल रोकी और भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के थोड़ा अंदर गया, अभी मंदिर काफी टाइम हो गया था तो मंदिर इस टाइम बंद हो गया था, लेकिन बाहर से भगवान के दर्शन हो सकते थे। तो भुवन ने ऐसे ही भगवान के हाथ जोड़े और जो भी चीजें उसके साथ में हुई अभी उसका भगवान को वो मतलब धन्यवाद किया कि भाई चलो मैं बच गया, बस मुझे वो नहीं छू पाई, और वापस आके अपनी साइकिल लेके जाने लग गया गांव के अंदर। अब इस टाइम साइकिल बहुत हल्की चल रही थी, जैसे भुवन चलाता था हमेशा वैसी चल रही थी साइकिल, क्योंकि साइकिल पे कोई सामान भी नहीं था और अभी जो उसको वजन कुछ देर पहले लग रहा था वो भी नहीं था। तो भुवन को लगा चलो जो कुछ भी था, अगर शायद कोई साया आया भी साथ में होगा तो वो चला गया होगा, और वो अपने गांव चला गया। जैसे गांव में गया सब लोग बाहर ही थे खाना पीना खा के, सबको वो बताने लग गया कि उसने अभी क्या क्या देखा और कैसे वो बचा के अपने आप को यहाँ पे आया। जो उसने लॉकेट पहना था उसकी वजह से वो बच गया। अब गांव में ये बात फैल गई कि भाई भुवन को चुड़ैल ने पकड़ लिया था और ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन भुवन को ये नहीं पता था कि भुवन जिस साइकिल से आया उसी साइकिल से वो चुड़ैल भी भुवन के साथ आई। अब भुवन ने वो साइकिल मंदिर के बाहर खड़ी की तो चुड़ैल वहां नहीं जा पाई, लेकिन वो आसपास के जंगल में जो पेड़ थे वहां पे कहीं चली गई थी। और अब उस गांव में उस चुड़ैल का प्रकोप शुरू हुआ। लोग
कई बार उस चुड़ैल को देखते, कई बार लोगों ने चुड़ैल को उस जंगल में जाते हुए देखा, कई बार चुड़ैल को पेड़ पे बैठे हुए देखा, और जिसने भी देखा ना उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब हुई। लेकिन यहाँ पर एक बात ये थी कि वो चुड़ैल औरतों को कुछ नहीं करती थी। उसने कभी ना औरतों को डराया, ना ही कभी बच्चों को डराया, ना ही कभी कुछ उनका नुकसान किया। लेकिन जिसके भी घर के मर्द या फिर कोई भी मेल जाता, उसको जरूर कुछ ना कुछ वो चुड़ैल करती, किसी भी तरह से डराती या कुछ ना कुछ होता। अब गांव में लोग ये चीज जानना चाहते थे कि उस चुड़ैल को मर्दों से क्या प्रॉब्लम है, उसको भाई किसने नुकसान पहुंचाया, क्या हुआ कि वो सिर्फ मर्दों पे ही ऐसे अटैक कर रही है, या फिर मर्दों को ही दिख रही है, या उनका नुकसान कर रही है। अब ऐसे ही जो भुवन की वाइफ थी, उससे गांव के लोग पूछने गए कि क्या भुवन ने बताया कि उस चुड़ैल को मर्दों से क्या प्रॉब्लम है। तो उसकी वाइफ ने बोला कि हमें क्या पता कि उसको मर्दों से क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी ने कुछ नुकसान पहुंचाया हो या कुछ किया हो कभी, तो उसका बदला लेने आई हो। अब गांव में जो सब बातें हुई थी वो गांव के 2-3 चोर चक्के टाइप के लोग थे, उनके बीच भी पहुंची, जो शायद इस कहानी से कनेक्टेड थे। और उड़ते उड़ते ये बात उनके कानों में पहुंची कि कोई चुड़ैल इस गांव में आ गई और वो आदमियों से अपना बदला ले रही है, और वो आदमियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो जो भी इन चोर चक्कों ने किया होगा उसका इनको एहसास था, और ये अब अपनी जान बचाने के चक्कर में लग गए। क्योंकि जो सच्चा होता है उसको किसी बात का डर नहीं होता, लेकिन कई बार गेहूं के साथ घुन पिसता है, वही बात थी इस गांव में हो रही है अभी। लेकिन अभी बारी जो थी ना वो एक्चुअल घुन पिसने की थी। लेकिन धीरे धीरे करते करते जो ये 2-3 चोर चक्के थे जो अपनी जान बचाने के चक्कर में गाँव छोड़ के बाहर भाग रहे थे, उसी रात उस चुड़ैल ने इन तीनों को पकड़ लिया। अब जैसे इन तीनों को पकड़ा, ये लोग समझ गए कि ये माजरा क्या है और ये सब क्यों हो रहा है इस गांव में। जैसे ही इन तीनों ने चुड़ैल को देखा, ये लोग हाथ पैर जोड़ के उससे माफी मांगने लग गए और बिल्कुल पैरों में गिर गए कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने जो भी किया वो जानबूझ के नहीं किया, हम उस टाइम गुस्से में थे और ये सब। अब चुड़ैल ने इनको बोला कि तुम लोग मुझे पहचान गए ना, तुम्हें मेरा नाम तो याद ही होगा, मैं कमला हूँ, मैं वही हूँ जिसे उस रात तुम लोगों ने बेरहमी से मार दिया था। और अब उन तीनों चोरों के माइंड में वो रात रिकॉल होने लग गई, जिस रात ये लोग चोरी करने के लिए अपने घरों से निकले थे। और कमला किसी फंक्शन से अपने गांव वापस आ रही थी और साथ में कोई था नहीं, सिर्फ कमला अकेली थी। तो कमला को इतना था कि इतनी ज्यादा रात नहीं हुई है, फटाफट घर पहुंच जाती हूँ। लेकिन इन तीनों लोगों ने कमला को रास्ते में घेर लिया और उससे उसका जो भी जेवर था और जो भी पैसे रुपए उसके पास थे सब कुछ छीनने लग गए, और उसको मतलब जबरदस्ती उसके गले से जो भी लॉकेट वॉकेट था, जो भी सोने का उसने चेन वगैरह पहन रखा था, वो सब छीनने के लिए करने लग गए। अब कमला अपने आप को और अपना सामान बचाने के लिए इन लोगों का बहुत विरोध करती रही और बार बार इनको मतलब धक्का दे रही है, किसी को ऐसे मारी कभी भाग रही है। लेकिन इन तीनों को लगा कि वो इन तीनों पे भारी पड़ रही थी, तो इन तीनों ने उसका ऐसे ही, एक बंदे ने हाथ पकड़ा और एक बंदे ने सारा सामान निकाला और एक ने ऐसे गला दबाने की कोशिश की। अब वो जो गला दबाने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम ऐसा हुआ कि कमला को एकदम ऐसे सांस आना बंद सी होने लग गई, और ये लोग फिर भी एग्रेशन में उसका गला दबाते रहे और एकदम से उसकी सांस रुक गई और वो वहीं पे मर गई। ये लोग सारा सामान उसका जो भी उसने जेवर पहन रखा था सब कुछ लेके और पॉकेट वॉकेट मार के उसकी सब कुछ वहां से भाग गए, और काफी अच्छा खासा इनके पास पैसा आ गया वो सब बेच के। लेकिन कमला अपनी जान से हाथ धो बैठी, और गांव में इन लोगों पे किसी ने शक नहीं किया क्योंकि गांव के लोग ज्यादातर सीधे साधे लोग थे और इतना वो चक्कर में पड़ते नहीं थे। अब कमला इसीलिए खुद आके इनसे अपना बदला ले रही थी, क्योंकि कमला का 2 साल का एक छोटा सा बच्चा घर पे था जो उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन कमला अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाई, सिर्फ इन 3 चोरों चक्कों की वजह से। और शायद इसी का गुस्सा था जो कमला इतने टाइम से यहाँ भटक रही थी, लेकिन आज वो अपने शरीर में वापस तो जा नहीं सकती थी, लेकिन इनसे बदला लेके शायद उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिली हो। और उसी शांति के लिए कमला ने इन तीनों चोर चक्कों को वहां पे मारना शुरू किया और बहुत ही बेरहमी से 2 को मार दिया और तीसरा गांव की तरफ भागने लग गया। वो गांव की तरफ ये सोच के भागने लग गया कि उसकी जान बच जाएगी और कमला शायद जब तक गांव में आएगी लोग कमला को मतलब कुछ भी करके पकड़ लेंगे या फिर पंडित जी उसको रोक लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कमला ने उसको वैसे ही मारा जैसे उसने कमला को पहले ऐसे पकड़ के और दम घोट के मारा था। इतने में ही जब तक ये पूरा शोर शराबा हुआ गांव के लोग इकट्ठा हो गए और भुवन भी वहां पे आ गया। और कमला के अंदर इतना गुस्सा था कि कमला भुवन को दोबारा से वैसे देख के फिर उसके ऊपर झपट्टे मार के उसको मारने के लिए दौड़ी। लेकिन इस बार फिर से वही लॉकेट सामने आया और बहुत तेज से रोशनी हुई और कमला की आत्मा वही एकदम जो स्प्रिंकल्स टाइप के नहीं होते हैं, मतलब जो धूल के कण जैसे वैसे बन गई एकदम चमकीले से और हवा में कहीं गायब हो गई। शायद कमला की आत्मा को अब शांति मिल गई हो और वो वापस अब कभी नहीं आए, क्योंकि उसकी जो भी मौत जिसकी वजह से हुई थी उसको कमला ने खुद अपने हाथों से मार दिया था।
और इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि 2-4 पैसे मेहनत करके कमा के खा लेने चाहिए, लेकिन कभी भी किसी का ऐसे जाने-अनजाने नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कर्मों को कभी भी माफ़ नहीं करता। मतलब आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, और जानबूझ के किसी के साथ बुरा करोगे तो ये कभी भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि बुरा करने वालों को हमेशा बुरा ही मिलता है। पूरब अपने परिवार से दूर रहकर बैंक में नौकरी करता था, और उसकी शादी और बच्चे होने के बावजूद वो अपनी फैमिली को कभी शहर नहीं ला पाया। वो बस शहर में जॉब करता और घर पे बातचीत कर लिया करता था, लेकिन फैमिली के साथ रहना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, अभी उसने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि वो अपने काम में बहुत उलझा रहता था। अब कुछ टाइम बाद उसने प्लान किया कि वो अपनी फैमिली को यहाँ ले आएगा, जिसमें उसके माँ बाप, उसके बच्चे और उसकी वाइफ थी, और इसके लिए उसको घर भी शिफ्ट करना पड़ता। तो फटाफट पूरब ने घर खोजना शुरू कर दिया जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ रह सके। बड़ी सारी जगह देखने के बाद पूरब को इतना कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन एक घर जो कि एक ब्रोकर के थ्रू उसको मिला था, वो उसे काफ़ी पसंद आया, और वो घर काफ़ी बड़ा और बहुत सुंदर था। और उसमें अच्छी बात ये थी कि वो एकदम टॉप फ्लोर पे था, तो वहाँ पे छत भी थी, तो काफ़ी स्पेस था बच्चों के खेलने के लिए भी। तो ज़्यादा कुछ ना चेक करते हुए पूरब ने सोचा कि फटाफट ये वाली डील फाइनल करता हूँ, क्योंकि आगे पता नहीं अगर फ्लैट ये वाला उठ गया रेंट पे तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। अब उसी जल्दबाजी में पूरब ने अपने फैमिली को बता दिया कि उसने फ्लैट रेंट पे ले लिया है, और फटाफट पैसे भी दे दिए। लेकिन अब वो परिवार लेके आया था, तो उसको पूजा पाठ या कुछ भी छोटा मोटा एक कथा वगैरह करवा लेता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो फटाफट अपना जो भी सामान उसके पास पहले वाले फ्लैट में था वो यहाँ पे लाके उसने रखा, और घर वालों को बोल दिया कि जो भी सामान है वो पैक करवा के यहाँ भिजवा दे। अभी 10-15 दिन बाद वो लोग चाहें तो शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत आनंद फानंद में हो रही थी, और बिल्कुल टाइम नहीं था ना भगवान के लिए ना ही कुछ सोचने के लिए पूरब के पास। अब कुछ दिन बीत गए, ये अपना रहता रहा उस फ्लैट में, और इसको कुछ भी खास ऐसा फील नहीं हुआ उस टाइम तक, और इसका अच्छा सब कुछ चल रहा था। अब जब दिन बीत गए तो फैमिली भी उसकी रहने के लिए आ गई वहाँ पे। अब जब घर वाले रहने आ गए और सब कुछ बहुत अच्छा था, और दिन भर बच्चों को भी बहुत मजा आता था, घर में भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन घर में बहुत अनयूजुअल एक्टिविटी होने लग जाती थी। कि जैसे ही वो लोग रात में जो गाड़ी चलती थी ना, वो हमेशा 2 बजे रुक जाया करती थी। घर में जब भी वो चाय बनाने के लिए या बच्चों को दूध देने के लिए निकालते फ्रिज से, तो वो हमेशा फटा ही होता था, चाहे वो कितना भी उसको बॉईल कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। अब जब पूजा करते तो बहुत टाइम जो है वो दीपक बुझ जाता। तो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती जो माइंड में शंका पैदा करती, लेकिन पूरब इतना ध्यान देता नहीं था। उसकी फैमिली में उसकी माँ और उसकी जो वाइफ थी ना, उन दोनों को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम होती थी, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रोज हुआ करते थे। अब घर में तो मम्मी मम्मी ही होती हैं जो ज़्यादातर टोकती रहती हैं हमें इन सब चीज़ों के लिए, वरना तो कहाँ इतना कोई ध्यान देता है चलने फिरने वाला रोज काम करने वाला इंसान। तो वही चीज़ पूरब के साथ में भी थी। अब पूरब को उसकी मम्मी बोल देती थी चीज़ों को कि ऐसा हो गया कल, अभी रोज का कैसे हो सकता है, एक दिन होगा 2 दिन होगा, लेकिन पूरब को इतना उससे फर्क नहीं पड़ता था, और वो अपनी मम्मी को बोल दिया करता था कि आप मम्मी इन सब चीज़ों पर इतना ध्यान मत दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप फालतू में इतना सोचती रहती हो, बाकी कोई बात नहीं है, सब ठीक चल रहा है। अब पूरब ऐसे ही अपने उसके रोज के दिन बीत रहे, हालांकि उसको कोई भी डरावनी ऐसी चीज फील नहीं हुई, लेकिन उसके घर वाले छोटी छोटी चीजों की शिकायत उससे करते रहते थे। अब एक दिन ऐसे ही पूरब अपने लिए ऐसे ही नीचे पान बनवाने के लिए गया पान की शॉप पे, और पास में ही ग्रोसरी शॉप थी, वहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लिया और घर आने ही वाला था कि जो पान की शॉप का बंदा था उसने आवाज़ दी पूरब को और पूछने लगा कि भैया आप एक बात बताओ, ये जो सामने वाला घर है आप वहाँ पे कौन से फ्लोर पे शिफ्ट हुए हो? तो पूरब ने बताया कि मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ। तो वो पान वाला जो था ना, बहुत एकदम चेहरे पे बड़ी एक्सक्लेमेटरी साइन लेके ना, जैसे चिंता में देख रहा हो वैसा देखने लग गया, और बोलने लग गया कि आपको पता नहीं है उस फ्लैट के बारे में? तो पूरब ने बोला कि पता नहीं है मतलब, मुझे तो सब कुछ पता है, अब मैं रह रहा हूँ यहाँ पे, मुझे क्या नहीं पता। तो पान की शॉप वाला बंदा बोलने लग गया कि ये पता है, जो ये फ्लैट आपने लिया हुआ है, लोग बताते हैं कि इस फ्लैट को बहुत टाइम से किसी ने नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैट में पहले बंदा रहता था उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था और खुद कहीं फरार हो गया। तो उसकी फैमिली की आत्मा आज भी अपने कातिल को ढूंढ रही है, और शायद इसीलिए ये फ्लैट भूतिया कहा जाता है। और आप जब आए हो ना, इससे बहुत टाइम तक ये फ्लैट खाली पड़ा था, यहाँ कोई रहने नहीं आया कभी। तो पूरब ने बोला कि अच्छा, ये स्टोरी तुम्हें किसने सुनाई?
तो पान की शॉप वाला बोलने लग गया कि भैया ये तो सबको पता है यहाँ पे, शायद आपको ही नहीं बताया होगा और आप यहाँ के हो भी नहीं। तो पूरब ने बोला हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन इतनी बढ़िया कहानी तो मुझे भी नहीं पता थी, तुमने मुझे सुना दी। तो पान वाला बोलने लग गया कि नहीं, ये जो ब्रोकर है ना, ये हमेशा दूर के बंदों को फंसाता है, जिससे कि वो जल्दी से फ्लैट भी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, और अब शिफ्ट भी करेंगे तब भी उनका 1-2 महीने का रेंट तो निकल ही जाएगा, इसीलिए शायद उसने आपको फ्लैट दिया होगा। तो पूरब को हालांकि उसकी बातों में इतनी सच्चाई नहीं लगी, लेकिन उसकी माँ जो उसको रोज चीज़ों के लिए टोकने लग गई थी, वो थोड़ा बहुत उसके माइंड में वो उस टाइम आने लग गया। तो उसने सोचा कि एक बारी वो ब्रोकर से बात करेगा इस बारे में कि कैसा फ्लैट दिया है। अब पान वाले को बोल के गया कि ठीक है मैं देखता हूँ बात करके, और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद अपने घर पे सबको इसने स्टोरी बताई पूरब ने ये वाली कि ऐसा ऐसा हुआ था और पान वाला ऐसा बोल रहा है। तो किसी और ने विश्वास, बच्चों को तो मतलब ही नहीं है, पापा ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन पूरब की माँ को ये बात बहुत सीरियस लग गई और वो कहने लग गई कि मुझे पक्का पता था कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, और यही बात इसीलिए घर में इतने सारे अपशकुन हो रहे थे और हमने कोई पूजा पाठ भी नहीं करवाया। तो पूरब हंसने लग गया कि अरे मम्मी मैं तो मजाक कर रहा था, और कहाँ उसकी बातों के चक्कर में आ रही हो आप, क्या पता वो ऐसे ही बोल रहा हो, वैसे भी उन लोगों को बातें करने का बहाना चाहिए होता है। अब पूरब इस चीज को निग्लेक्ट कर रहा था, लेकिन शायद जो भी आत्माएं उस घर में रहती थी वो इस बात को पूरब को जताना चाहती थी। तो आज से पूरब की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज जब रात में पूरब सोया अपने बिस्तर पे, तो उसे हॉल की साइड से किसी के बुनबुनाने, जैसे कोई हल्का सा गाना गाता है ना, वैसी आवाज आने लगी, और उसी में बार बार बच्चे ऐसे भागते हैं नहीं, वैसे पैरों की आवाज, उनकी हंसने की आवाज आ रही है। अब पूरब ने मन में सोचा कि उसके बच्चे तो इतना रात में कभी जगते ही नहीं है, ला उठ के एक बार देख लेता हूँ। जैसे पूरब उठ के हॉल में गया, वहाँ कोई भी नहीं, एकदम शांति, कोई नहीं, बच्चे अपने रूम में सो रहे हैं। पूरब को बड़ा अजीब सा फील हुआ कि यार जग तो रहा था मैं, सोते हुए तो मैंने कोई सपना देखा नहीं है। अब पूरब वहीं पे खड़े होके बालकनी के साइड अपनी सिगरेट जला के पीने लग गया, और इतने में पूरब ने जैसे ही पलट के देखा ना, उसकी निगाह पड़ी दूर की एक खिड़की पे जो हॉल में थी। वहाँ पे एकदम ब्लैक कलर के कपड़े पहन के एक औरत खिड़की के उस साइड मुंह करके खड़ी हुई है, जिसका पल्लू एकदम हवा में लहरा रहा है और उसके बाल भी उसी पल्लू के साथ लहरा रहे हैं, और वो कुछ गुनगुना रही थी और बिल्कुल खोई हुई थी उसी साइड में। अब पूरब ये चीज देख के बहुत डर गया, क्योंकि उसको पता था कि ना तो ये उसकी माँ है ना ही उसकी वाइफ है, तो ये तीसरा बंदा घर में ऐसा कौन घुस गया। अब पूरब बड़ी हिम्मत करके आगे ही बढ़ने वाला था, तभी उसने 2 छोटे छोटे बच्चों के साए देखे जो कि हॉल में ऐसे चक्कर काट के बहुत तेज तेज भाग रहे थे, और बार बार वही हंसने की आवाज आ रही है बच्चों की। पूरब बहुत तेज डरने लग गया और बस वो दबे पांव अपने रूम में जा रहा था। एकदम से उस औरत ने पूरब की तरफ देखा मुड़ के, और पूरब का पैर जो उठा था वो उठा रह गया, जो नीचे जमीन पे था वो जमीन पे रह गया। पूरब इतनी तेज डर गया, और वो औरत हंसते हुए बोली, क्या हुआ, तुम मुझे ही तो देखना चाहते थे ना, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा था। पूरब की तो अब काटो उंगली तो खून नहीं की भाई, अब आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो बच्चे जो अब तक भाग भाग के ऐसे हंस खेल रहे थे, वो एकदम से बहुत डरावने लगने लग गए, और वो बच्चों के साथ वो कुछ मतलब ना बोला ना उसने कुछ, मतलब कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया उसकी बातों का, और सीधे जाके अपने रूम में घुस गया और अपनी वाइफ को उठाने लग गया। उठो उठो, देखो बाहर बाहर मैंने क्या देखा है, जल्दी उठो। अपनी वाइफ को उठा के हल्का सा हॉल का गेट खोल के उसने दिखाया, और वाइफ भी उसकी क्लियरली देख सकती थी कि वो औरत वैसे ही खिड़की के उधर मुंह करके खड़ी हुई है, और साथ में 2 बच्चे हॉल में बहुत तेजी से भाग भाग के चक्कर ऐसे काट रहे हैं। अब उसकी वाइफ ये सब देख के इतना तेज डर गई ना कि उसके मुंह से चीख निकल गई, बहुत तेज चिल्लाई वो। और जैसे ही वो चिल्लाई, वो औरत और डरावनी हो गई और वो ऐसे ही हवा में तैरते हुए इसके पास आने लग गई। लेकिन तब तक जो चीख थी ना, ये पूरब के मम्मी पापा के पास भी पहुंच चुकी थी, और वो जैसे तैसे उठ के फटाफट आए, और जब तक वो आए उन्होंने देखा कि पूरब की वाइफ जो थी अब तक एकदम ठीक ठाक सोई थी, वो अभी बिस्तर पे एकदम जमी हुई बैठी और कुछ नहीं बोल पा रही, एकदम जैसे उसने क्या ही देख लिया हो, मतलब भूत देख लिया हो बोलते ना, उसने भूत ही देख लिया था। तो वो बहुत डर गई थी, वो एकदम जम गई और वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी इसके बाद। और अब पूरब को समझ आ गया था कि भाई यहाँ पे जो कुछ भी पान वाला बोल रहा था वो सब कुछ सच ही है। अब उसकी माँ ने भी ये चीज़ बताई कि भाई अब जो भी चीज़ें हमारे सामने आने लग गई हैं, इसका मतलब है कि वो नहीं चाहती कि हम इस घर में और रहें। तुम फटाफट जो भी ब्रोकर से जो तुमने पैसे लिए हैं वापस लो, बात करो, हम कहीं और चलते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे और नहीं रहेंगे, हमारे पास भी बच्चे हैं और उनको भी खतरा हो सकता है। पूरब की माँ ने पूरब को बहुत समझाया, और समझाने की जरूरत थी भी नहीं है, क्योंकि पूरब ने ऑलरेडी
ट्रेलर देख लिया था। तो पूरब ने सुबह होते ही फटाफट ब्रोकर को कॉल किया और ब्रोकर बड़ा गिड़गिड़ाने लग गया, माफ़ी मांगने लग गया कि हमें मतलब नहीं इतना आइडिया था और ये है वो है, आप पैसे ले लो लेकिन ये बात किसी को बोलना मत कि यहाँ पे आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं, क्योंकि हमारा फिर जो घर है दोबारा से उठ नहीं पाएगा किराए पे। तो पूरब ने फिर भाई जो कुछ भी था पैसे रुपए, उसको 1 महीने की बात थी, और आधे पैसे जो उसने एक्स्ट्रा दिए थे वो वापस लिए और उसने वो 1 महीने जैसे तैसे काटा, और उसी बीच में उसने नया घर ढूंढ लिया था। और अब जब ये नए घर में शिफ्ट हुए थे तो इन्होंने प्रॉपर पूजा पाठ करवाया, उसके बाद ये उस घर में शिफ्ट हुए और उस नए घर में इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और अच्छी बात ये भी थी कि जो भी आत्माएं उस घर में थी ना, वो उस घर से कभी भी इनके साथ लैच होके नहीं आई, वो वहीं की वहीं रह गई। तो जहाँ तक इस कहानी में लगता है कि जो पान वाला बोल रहा था वो बात सच ही होगी। हो सकता है कि वो उसकी वाइफ हो और वो 2 उसके बच्चे हों जो आज तक अपने पापा का वेट कर रहे हों, जो कि उनको मार के चला गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा टाइम लग सकता है चीज़ों को ठीक होने में, लेकिन इंस्टेंटली कुछ भी करना और उसके रिजल्ट्स को निगलेक्ट करना कहीं का भी सोल्यूशन नहीं है। खैर जो हुआ एंड में अच्छा हुआ, लेकिन जल्दी का काम शैतान का होता है और शैतान इस घर में रहने लग गया था। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी। और यार सब्सक्राइब तो तुम लोग कर दो, बस अब कर दो, वेट नहीं करना मुझे, अब बस कर दो।